जैसा कि हम लोगों ने स्टार्ट किया है टॉप 100 एमसीक्यू, जो भी आपका अपकमिंग एग्ज़ाम है, 1 जून से आपके पेपर जो हैं एचपी टेट के स्टार्ट हैं। तो वेरियस शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा। ऑलरेडी मैंने 100 क्वेश्चन का जो सीरीज़ है वो आपको बता रखा है, वो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक शेयर किया है, वहाँ से चेक कर लेना। और ये वाले जो 100 क्वेश्चन हैं, ये स्पेशली मैंने बेस्ड रखे हैं जो आपका लेटेस्ट एग्ज़ाम पैटर्न है, उसमें नए तरह के कुछ क्वेश्चंस आपसे नए टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, उन्हीं पे बेस्ड ये रहने वाला है। तो ऑलरेडी 2 पार्ट हम कर चुके हैं, वो आप देख लेना एक बार प्लेलिस्ट पे जाके, और नेक्स्ट वाले पार्ट में हम आज 20 क्वेश्चन नए कवर करेंगे। तो जैसे एज़ यू सी फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच थ्योरी सजेस्ट दैट इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन बिहेवियर आर प्राइमरली डिटरमाइंड बाय जेनेटिक फैक्टर्स। ये वाले ज़्यादातर बायोटाइप के क्वेश्चन हैं, तो जैसे कुछ बच्चों की प्रेफ़रेंस थी कि मैं हिंदी में भी करवाऊँ, है ना? बट ये वाला आज का इंग्लिश में ही रहेगा, नेक्स्ट क्लास में मैं ट्राई करूँगी बायलिंगुअल करने का। ओके? तो चलिए, क्या बोला यहाँ पे कि कौन सा ऐसा सिद्धांत है, कौन सी ऐसी थ्योरी है जो सजेस्ट करती है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नताएँ होती हैं हमारे व्यवहार में, उसे प्राइमरली डिटरमाइन करते हैं हमारे जीन्स, ठीक है? जेनेटिक फैक्टर या जीन्स के द्वारा जो निर्धारित किया जाता है। जो भी जहाँ पे ज़रूरत होगी मैं खुद ही थोड़ा ट्रांसलेट कर दूँगी, बाकी वैसे क्वेश्चन इंग्लिश में ही है। कॉग्निटिव थ्योरी में संज्ञानात्मक सिद्धांत है, बिहेवियरिस्टिक थ्योरी व्यवहारवादी, डायनेमिक या फिर हेरिडिटी थ्योरी। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको वैसे जब जीन्स के बारे में बात आएगी, जीन्स किससे रिलेट करेंगे? आनुवांशिकता, हेरिडिटी से। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? हेरिडिटी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द टर्म फॉर द यूनिक पैटर्न ऑफ थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर्स दैट मेक अप एन इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। एक कोई भी पर्सन है, उस कोई व्यक्तित्व है उसका, उसमें अलग-अलग यूनिक पैटर्न होते हैं, उसका थॉट प्रोसेस अलग हो सकता है, मतलब दूसरे व्यक्ति से, फीलिंग्स अलग हो सकते हैं, संवेग अलग हैं, उसका व्यवहार करने का तरीका अलग है। तो इसे हम क्या कहेंगे? इसके लिए क्या टर्म हो सकती है? इसे टेम्परमेंट कहेंगे, स्वभाव कहेंगे उसका, इंटेलिजेंस, बुद्धि कहेंगे, उसका एटीट्यूड, अभिवृत्ति कहेंगे, या ट्रेट उसके गुण कहेंगे। तो एक तरह से ये क्या है कि उसकी यूनिक पैटर्न है, उसके थॉट्स अलग हैं, उसके फीलिंग्स अलग हैं, उसका बिहेवियर अलग है। इसे क्या कहा जाता है? इसे टेम्परामेंट कह देंगे, उसका स्वभाव इसे कहा जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट है, पीपल लॉस्ट टच विद द रियलिटी व्हेन दे आर डैश। वास्तविकता से परे चले जाते हैं, मतलब वास्तविकता के बारे में उन्हें ज्ञान नहीं रहता है, रियलिटी के बारे में। जैसे कई बार होता है ना, हमारा माइंड भी कुछ चीज़ें क्रिएट कर लेता है, नॉर्मली हम उसे वर्चुअल रियलिटी कह देते हैं। तो ये जो रियलिटी से जो लोग हैं, पर्सन है कोई भी, वो अपना लिंक एक तरह से खो देते हैं, तो उन्हें का क्या कहा जाएगा? उन्हें साइकोपैथिक कहा जाएगा, या साइकोटिक कहा जाएगा, मैनियक कहा जाएगा, या न्यूरोटिक कहा जाएगा? क्या कहेंगे? तो ये क्या है, ये किस तरह के लक्षण होंगे? किसी भी तरह के मनोविकार के लक्षण होते हैं ये। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? साइकोटिक कहेंगे ऐसे लोगों को। ठीक है? नेक्स्ट है, द स्टडी ऑफ हाउ जीन्स एंड द एनवायरनमेंट इंटरेक्ट टू इन्फ्लुएंस ट्रेड्स इज कॉल्ड। हम पढ़ते हैं डेवलपमेंट, विकास का हमारा जो टॉपिक आता है, उसमें भी हम ये बात करते हैं कि हमारा जो डेवलपमेंट है या हमारा जो व्यक्तित्व है, वो किसका रिजल्ट है? इंटरेक्शन, अंतक्रिया होती है हमारी अनुवांशिकता, हमारे जीन्स, हेरिडिटी और हमारे इन्वायरमेंट, वातावरण के बीच, है ना? तो इसे क्या कहा जाता है? द स्टडी ऑफ हाउ जीन्स एंड एनवायरनमेंट, इसकी स्टडी को क्या कहा जाता है? जैसे हम बोल देते हैं ना कि साइकोलॉजी, मनोविज्ञान क्या है, किसकी स्टडी है? हमारे माइंड की और हमारे बिहेवियर, व्यवहार की स्टडी आ जाता है, उसे साइकोलॉजी, मनोविज्ञान कहते हैं। वैसे ही ये जो स्टडी है, हाउ जीन्स एंड एनवायरनमेंट इंटरेक्ट टू इन्फ्लुएंस ट्रेड्स, हमारे गुणों को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं, इसकी स्टडी को क्या कहते हैं? जेनेटिक्स कहेंगे, इकोलॉजी कहेंगे, इथोलॉजी कहेंगे, या जीन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन कहेंगे। तो ये क्या आ जाता है? इसे कहा जाता है जीन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन। जबकि इकोलॉजी और इथोलॉजी के बारे में भी आपने याद रखना है, इस तरह का क्वेश्चन आपके जीके वाले पार्ट में भी पूछा जा सकता है। इकोलॉजी क्या आ जाता है? इकोलॉजी कहा जाता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी सजीव हैं, है ना? और उनका जो इंटरेक्शन है दूसरे सजीवों के साथ, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ, और फिजिकल एनवायरनमेंट, ठीक है, भौतिक वातावरण के साथ। ठीक है, क्या बोला? साइंटिफिक स्टडी है ये किसकी? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, दूसरे लोगों के साथ वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं, फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ उनका किस तरह का इंटरेक्शन है, उसे कहा जाता है इकोलॉजी। जबकि इथोलॉजी क्या आ जाता है? इथोलॉजी क्या है? साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर।
इसमें सिर्फ हम किसके बारे में बात करें, एनिमल बिहेवियर और पर्टिकुलरली उनका जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, प्राकृतिक वातावरण है उसमें, उसकी साइंटिफिक स्टडी को इथोलॉजी। और सारे लिविंग हैं, कोई भी लिविंग है उनका इंटरेक्शन दूसरे के साथ और फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ, वो आ गया इकोलॉजी। दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ जेनेटिक वेरिएशन इन ए पॉपुलेशन। हम लोग एक दूसरे से अलग है ना, तो जेनेटिक वेरिएशन जो है पॉपुलेशन में, इसे क्या कहा जाएगा, क्या कहेंगे ये। ठीक है, मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं कि हेरिटेबल चेंज है इन द डीएनए सीक्वेंस, किसी भी ऑर्गेनिज्म के बीच में जो हेरिटेबल चेंज आता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है म्यूटेशन। ठीक है, और जैसे जेनेटिक ड्रिफ्ट एक तरह से रैंडम सिलेक्शन है जीन्स का, और जेनेटिक फ्लो हम बोल सकते हैं कि एक तरह से मूवमेंट है जीन्स का। ठीक है, ये आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फील्ड ऑफ स्टडी दैट इन्वेस्टिगेट्स द इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऑन जीन एक्सप्रेशन इज नोन एज। ये भी प्रॉपर हमारा क्वेश्चन आ गया, जैसे इकोलॉजी इथोलॉजी वगैरह हमने पीछे पढ़ा वैसे ही है ये। द फील्ड ऑफ स्टडी दैट इन्वेस्टिगेट, क्या इन्वेस्टिगेट करती है, द इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऑन जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का ऑन जीन एक्सप्रेशन, उसे क्या कहेंगे हम। ठीक है, तो उसे कह दिया जाएगा इन्वायरमेंटल जेनेटिक्स। इस तरह के क्वेश्चन जो हैं ज़्यादातर आपके मेडिकल वाले जो बच्चे हैं उनके पेपर में आ जाते हैं, और मेडिकल में उन्होंने पढ़ रखे होते हैं ऑलरेडी ये, बट बाकियों में भी पूछ सकते हैं, जैसे जेबीटी वगैरह ये इस तरह के पेपर है उनमें भी पूछ सकते हैं। तो एक बेसिक आइडिया लेके चलना है, और क्वेश्चन से भी आपको आइडिया लग जाता है वैसे तो, इतना भी बहुत स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन में आपको आइडिया लग जाएगा नॉर्मली। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which controls breathing and digestion, the portion of body is called। अब हमारी बॉडी में अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं, कुछ कॉन्शियसली चेतन मन से करते हैं, कुछ अनकॉन्शियसली होती रहती हैं, जैसे ब्लिंकिंग ऑफ आई हो गया, ब्रीथ कर रहे हैं हम, डाइजेशन चल रहा है, तो कॉन्शियसली थोड़ा ना करें, ऑटोमेटिकली वो चीज़ें होती जा रही हैं। ठीक है, तो ये जो कंट्रोल करता है ब्रीदिंग और डाइजेशन या ऐसी कुछ और प्रोसेसेस को जो कॉन्शियसली नहीं अनकॉन्शियसली हो जाती हैं, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहेंगे हम ऑटोनॉमिक। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पे, राइट आंसर हमारा ऑटोनॉमिक आ जाएगा। नेक्स्ट है, इन पार्ट ऑन क्लासिकल कंडीशनिंग विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल प्रोसीजर्स आर बेस्ड। क्लासिकल कंडीशन, शास्त्रीय अनुबंधन हम पढ़ते हैं, इसे मेनली हम किससे रिलेट कर देते हैं, पैवलॉव से रिलेट कर देते हैं इसको, है ना। तो उसमें क्या बोला, इन पार्ट ऑन क्लासिकल कंडीशन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल प्रोसीजर्स आर बेस्ड। क्लिनिकल प्रोसीजर कौन से किस पे बेस्ड होता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा, सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन। मतलब ना, जैसे आपको याद होगा कि नॉर्मली हम क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में अगर बात करें, इसका कॉन्सेप्ट जो है पैवलॉव से रिलेट कर लेते हैं हम लोग, है ना। पैवलॉव ने कंडीशनिंग अनुबंधन के बारे में बात की, हमारे जो स्किनर हैं उन्होंने भी किसके बारे में, अनुबंधन के बारे में, कंडीशनिंग के बारे में बात की, बट उन्होंने किसके बारे में, उन्होंने एक तरह से रीइंफोर्समेंट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी, उसके बारे में बात की, है ना। तो ऐसे ही अलग अलग चीज़ें आ जाती हैं, अलग अलग मेनली ये एक तरह से टेक्निक्स हैं, क्योंकि ये क्लासिकल कंडीशनिंग किसका कॉन्सेप्ट है, बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद का कॉन्सेप्ट है, मतलब हम अपने बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं, कुछ पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। तो कुछ भी फियर्स हैं, फोबियाज हैं या नेगेटिव बिहेवियर हैं, उनको रिड्यूस करने के लिए पर्टिकुलरली बिहेवियरिज्म, व्यवहारवादी टेक्निक का यूज़ कर लिया जाता है ना। तो सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन भी क्या आ गया, एक तरह से डिसेंसिटाइजेशन एक तरह से बिहेवियर थेरेपी है। ठीक है, जिसे एक साइकेट्रिस्ट ने डेवलप किया था, आई थिंक जोसेफ उनका नाम था, है ना, उन्होंने इसे डेवलप किया था। तो एक तरह से इसका यूज़ किया जाता था किसी भी कोई भी फोबिया या एंजाइटी डिसऑर्डर है, ठीक है, उसके लिए इसका यूज़ किया जाता था, जिसे क्लासिकल कंडीशनिंग के द्वारा क्या करते थे हम, एक तरह से कंट्रोल करते थे बेसिकली। तो मतलब ना, इसमें क्या किया जाता है, इसमें कोई भी पर्सन है, उससे जैसे कोई पर्सन है, हमें किसी चीज़ से तनाव होता है, एंजाइटी होता है, तो उस पर्सन को क्या किया जाता है, ऐसी सिचुएशन में एक्सपोज किया जाता है जिससे उसे एंजाइटी होती है। ठीक है, और साथ में ही उसे कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक भी प्रैक्टिस करवाई जाती है ना। मतलब एक तरह से क्या, बीमार भी कर रहे हो आप और साथ में मेडिसिन भी दे रहे हो, दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली होंगी जब, तो उसे कहा जाता है सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन। ठीक है, रिलैक्सेशन टेक्निक भी साथ में है, एक्सपोजर भी एंजाइटी उस सिचुएशन में साथ में ही आता है।
ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। हो सकता है कई बार इस तरह का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए आपसे। ऐसे ही इन्होंने एक और टेक्नीक के बारे में यहाँ पे बात की है, टू चेयर टेक्नीक। टू चेयर टेक्नीक का मतलब क्या है कि कोई भी पर्सन है, वो क्या करेगा एक तरह से, वो खुद के थॉट्स को एक्सप्लोर करता है, खुद ही अपने ही साथ डायलॉग्स में इंगेज होता है वो, ठीक है? जैसे अभी आप एक चेयर पे बैठे हो, मतलब आप एक पेशेंट बन गए कि अच्छा ये सामने डॉक्टर की चेयर है, उससे बात करो कि अच्छा मुझे ये प्रॉब्लम है। फिर दूसरी चेयर पे जाके डॉक्टर भी आप ही हो, फिर उससे आप खुद ही सॉल्यूशन देते हो कि अच्छा ऐसा प्रॉब्लम है, तो इसका ये सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है? तो इसे कहा जाता है टू चेयर टेक्निक। आप ही मतलब दोनों जगह इंगेज हो बट अलग-अलग रोल प्ले कर रहे हो, दोनों साइड। ठीक है? फिर एक टोकन इकोनॉमी टेक्नीक भी आता है। टोकन इकोनॉमी टेक्नीक में क्या किया जाता है, एक तरह से यहाँ पे हमारे डिज़ायर्ड बिहेवियर को रीइंफोर्स किया जाता है, इसका पुनर्बलन किया जाता है। ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल हमसे कुछ एक्सपेक्टेशन है कि हम इस तरह का पर्टिकुलर बिहेवियर शो करें, तो उसके लिए कुछ टोकन दे दिया जाता है और उस टोकन के बदले आप क्या कर सकते हो, कुछ रिवॉर्ड्स ले सकते हो। जैसे कई बार होता है ना, कहीं पे हम जाते हैं और मतलब कुछ टोकन उन्होंने दे दिया, इस टोकन से अब आप ये फूड आइटम खरीद सकते हो या कुछ और, उस तरह की कुछ टेक्नीक है ये, ठीक है? नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ कंडीशन डिड वॉटसन एक्सपेरिमेंट विद? वॉटसन के बारे में सबको पता होगा। जेबी वॉटसन हैं, इनके बारे में हमने कहाँ पे पढ़ा है, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद के जनक माना जाता है इनको। तो इनको इन्होंने जो कंडीशनिंग यूज़ की थी अपने एक्सपेरिमेंट में, वो किस तरह की कंडीशनिंग थी? क्लासिकल कंडीशनिंग थी, ऑपरेंट, एयर कंडीशन, सोशल कंडीशनिंग। लिटिल एल्बर्ट नाम का एक बच्चा था, 11 मंथ का था वो बच्चा, है ना? उस पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। उसे व्हाइट फर वाले रैबिट से खेलना बहुत ज़्यादा पसंद था, तो जैसे ही वो व्हाइट फर वाले रैबिट से खेलना स्टार्ट करता था, ये डरावनी लाइटनिंग साउंड्स वगैरह प्रोड्यूस करना स्टार्ट करते थे, है ना? तो मतलब ये हम बोल सकते हैं कि ये इनका जो ये कंडीशनिंग थी, वो किस तरह की कंडीशनिंग थी? क्लासिकल कंडीशनिंग थी, शास्त्रीय अनुबंधन का इन्होंने यूज़ किया था, है ना? उसके बाद पावलोव, स्किनर, फिर ये भी कंडीशनिंग से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द सेंट्रल आउटकम ऑफ सेंसरी मोटर इंटेलिजेंस? सेंसरी मोटर इंटेलिजेंस क्या है? प्याजे के कॉन्सेप्ट में भी ये बात आती है कि बच्चा जब बहुत छोटा है तो उसके अंदर सेंसरी मोटर इंटेलिजेंस होती है, मतलब मेनली वो अपनी सेंसेस का यूज करता है सोचने के लिए, थिंकिंग के लिए, ठीक है? तो इसमें क्या बोला, इसका सेंट्रल आउटकम क्या होगा? द कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज ऑफ रियलिटी, या कंस्ट्रक्शन ऑफ मटेरियल आर्टिफैक्ट्स, या कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कीमास, या कंस्ट्रक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इस सेंट्रल आउटकम जो है सेंसरी मोटर इंटेलिजेंस का, वो क्या आता है? द कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज ऑफ रियलिटी, रियलिटी के बारे में, वास्तविकता के बारे में वो ज्ञान प्राप्त करता है, ठीक है? ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, डेफिनेशन ऑफ एबनॉर्मेलिटी विच इंक्लूड्स अनहैप्पीनेस कंटेन डैश एस्पेक्ट। कौन से पहलू आते हैं किसकी डेफिनेशन में? एबनॉर्मेलिटी की, विच इंक्लूड्स अनहैप्पीनेस। डेवियंस बोलेंगे, डिसफंक्शन, डेंजर टू सेल्फ और अदर, और डिस्ट्रेस बोलेंगे। आई थिंक बहुत ईजी है इसका आंसर। इसका आंसर दुख, डिस्ट्रेस आ जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट है, व्हाट द एस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट हैज इवॉल्व अकॉर्डिंग टू जॉन बोलबाय। एक साइकोलॉजिस्ट हैं जॉन बोलबाय, न्यूरोलॉजिस्ट भी थे। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने थ्योरी दी है अटैचमेंट थ्योरी। एक ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट हैं, कई बार आपसे इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं ना कि कहाँ के साइकोलॉजिस्ट हैं, न्यूरोलॉजिस्ट भी हैं, साइकोलॉजिस्ट भी हैं, ब्रिटेन के थे। एंड इन्होंने क्या थ्योरी दी है? अटैचमेंट थ्योरी दी थी, ठीक है? उसी में इन्होंने ये बात की है। तो इन्होंने क्या बोला, व्हाट द एस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट हैज इवॉल्व अकॉर्डिंग टू जॉन बोलबाय। तो अटैचमेंट थ्योरी में बेसिकली इन्होंने किसके बारे में बात की है? ये बात करते हैं द इमोशनल बॉन्ड बिटवीन इन्फेंट एंड केयर गिवर, है ना? वही अटैचमेंट थ्योरी। तो राइट आंसर यहाँ पे आ जाएगा ए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद द स्ट्रक्चरलिस्ट? संरचनावाद स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान का, जिसके फाउंडर कौन है? वुंड को मान लेते हैं, वेलहेम वुंड, वही जिन्हें फादर ऑफ साइकोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी भी बोला जाता है। और उनके साथ एक और साइकोलॉजिस्ट काम कर रहे थे, कौन से? टिचनर। ये कहाँ के थे? जर्मनी के थे। जर्मनी में ही इन्होंने पहली लैब एस्टैब्लिश की थी इन 1879। तो वुंड के साथ आपने सेकेंड नाम टिचनर का भी याद रखना है। और ये जो स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल है, संरचनावाद स्कूल है साइकोलॉजी का, ये क्या बात करता है? इसने साइकोलॉजी को कैसे डिफाइन किया है? ये भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। इन्होंने कहा है इसे साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना का विज्ञान का है। जैसे वॉटसन वगैरह, मतलब बिहेवियरिस्ट ने क्या कहा है? साइंस ऑफ
बिहेवियर कहा, वॉटसन के अकॉर्डिंग अगर पूछे या बिहेवियरिज्म के अकॉर्डिंग पूछे तो आप याद रखोगे साइकोलॉजी क्या है, साइंस ऑफ बिहेवियर। और ये स्ट्रक्चरलिस्ट, संरचनावादी, वुंट और टिश्नर जैसे जो साइकोलॉजिस्ट हैं, इनके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना का विज्ञान आ जाता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एबिलिटीज दैट इंडिविजुअल पोजेसेस। आई थिंक इसका आंसर आपको सबको पता है। यूनिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स और एबिलिटीज होती हैं किसी भी इंडिविजुअल में, उसे क्या डिस्क्राइब करेगा, हमारा इंडिविजुअल डिफरेंसेस बोल देंगे, है ना। इंडिविजुअल डिफरेंसेस ही हुए ना, जो भी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स और एबिलिटीज हैं जो किसी इंडिविजुअल में होती हैं, उसे व्यक्तिगत विभिन्नताएं कहा जाता है। ठीक है। आईक्यू फार्मूला एक बार कमेंट करके बताना, व्हाट इज आईक्यू फार्मूला एंड हु गेव आईक्यू फार्मूला। ठीक है, किसने दिया है और है क्या आईक्यू फार्मूला, ये आपके लिए क्वेश्चन है, ये कमेंट करके बताना। नेक्स्ट है, ए स्टूडेंट हु लर्न्स बेस्ट बाय लिसनिंग द लेक्चर्स एंड डिस्कशंस इज लाइकली टू हैव ए प्रेफरेंस फॉर विच लर्निंग स्टाइल। कोई भी बच्चा है, वो सुनना उसे पसंद है, डिस्कशन उसे पसंद है, तो सुनना पसंद हुआ ना, अगर देख के वो सीखे कुछ, जैसे वो क्या कर रहा है, सामने देख के, मूवी देख के या कुछ और, है ना, तो हम बोल सकते थे विजुअल आ जाएगा, दृश्य आ जाएगा। परंतु क्या बोल रहा है यहाँ पे कि उसे लेक्चर सुनना पसंद है, डिस्कशन उसे पसंद है, तो उसका प्रेफरेंस क्या है, लर्निंग स्टाइल उसका कैसा है, प्रेफरेबल लर्निंग स्टाइल उसका क्या आ जाता है, ऑडिटरी आ जाता है। अगर पढ़ना लिखना पसंद होता तो रीडिंग राइटिंग आ जाता, बट मेन अगर लर्निंग स्टाइल अगर आपसे पूछा जाए ना, यही 3 मेन लर्निंग स्टाइल आते हैं, विजुअल, ऑडिटरी एंड काइनेस्थेटिक, गति संवेदी, श्रव्य और दृश्य। नेक्स्ट है, एट what स्टेज डू चिल्ड्रन बिगिन टू डेवलप ए सेंस ऑफ मोरालिटी। कौन सी अवस्था में बच्चे में नैतिकता का विकास होने लग जाता है, सेंस ऑफ मोरालिटी आ जाती है, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, अडोलसेंस या अडल्टहुड। तो इसका आंसर आप करोगे चाइल्डहुड, बाल्यकाल। नेक्स्ट है, व्हाट इज द की चैलेंज ऑफ अडोलसेंस अकॉर्डिंग टू एरिक्सन। जो ये हमारी किशोरावस्था है, डॉल्सन स्टेज है, इसमें बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। एरिक्सन ने कौन से चैलेंजेस के बारे में बात की, इन्होंने बात की है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, पहचान बनाम भ्रांति। क्योंकि यहाँ पे बच्चा अपने रोल को लेके कंफ्यूज है कि मैं एक अडल्ट हूँ या कि मैं बच्चा हूँ, मैं कैसे बिहेव करूँ, और इसका रीज़न भी हम अडल्ट हैं, क्योंकि सम टाइम हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा एक अडल्ट की तरह बिहेव करे, जो अडोलसेंट है, कई बार हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अभी तो बच्चा है, छोटा है, एक बच्चे की तरह बिहेव करे। ठीक है। इंटीमेसी और आइसोलेशन के बारे में बात करें, ये अडल्टहुड का चैलेंज आता है। जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, ये मिडिल एज या मैच्योर अडल्टहुड में आ जाता है। और इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर जो है, ये ओल्ड एज, वृद्धावस्था की का क्राइसिस, संकट है। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग विच स्टेज टू चिल्ड्रन टिपिकली डेवलप ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस। पदार्थ स्थायित्व के बारे में अगर हम बात करें, ये कॉन्सेप्ट हम प्याजे की थ्योरी में पढ़ते हैं। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस, पदार्थ स्थायित्व का क्या मतलब है कि बच्चा समझने लग जाता है चीज़ें परमानेंट है, मतलब उसे सामने नहीं भी दिखाई दे रही तब भी वो एग्जिस्ट करती ही हैं कहीं ना कहीं, है ना। और वो हिडन ऑब्जेक्ट्स को ढूंढने लगता है, उनकी डिमांड करता है, और ये किस स्टेज में आ जाता है, सेंसरी मोटर स्टेज में आ जाता है। ठीक है। संवेदीगामक अवस्था की ये करेक्टरिस्टिक आती है। ये पहली स्टेज आती है, सेकंड प्री ऑपरेशनल है, थर्ड कॉन्क्रीट मूर्त, और लास्ट फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज आ जाती है, औपचारिक अवस्था आ जाती है। नेक्स्ट है, व्हाट इज ईगोसेंट्रिज्म इन कंटेक्स्ट ऑफ एडोलसेंस। देखो, ये जो अहम केंद्रीयता है, ईगोसेंट्रिज्म है, प्याजे ने भी इसके बारे में बात की है। प्याजे ने इसके बारे में सेकंड जो स्टेज है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है, 2 से 7 साल का जो पीरियड है, उसमें बताया इन्होंने, और वहां पे बोला इन्होंने कि बच्चा सेल्फ सेंटर्ड है। बट ईगोसेंट्रिज्म जो है वो अडोलसेंस में भी पाया जाता है। तो अडोलसेंस में किस तरह का ईगोसेंट्रिज्म होता है कि वो सिर्फ अपने पे फोकस करते हैं। ठीक है, अपनी ज़रूरतों के बारे में ज़्यादा सोचेंगे, दूसरों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, खुद को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, खुद को बहुत प्यार करते हैं, बहुत कॉन्शियस होते हैं दूसरों खुद के लेके कि दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हो, चाहे वो सोचें या ना सोचें, है ना। इस तरह की यहाँ पे अलग अलग चैलेंजेस आते हैं। तो आइडेंटिटी का एक चैलेंज आता है, साथ में ये ईगोसेंट्रिज्म भी एक तरह का चैलेंज ही है। यहाँ पे चैलेंजेस ऑफ एडोलसेंस में ये भी हम पढ़ते हैं। ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रोथ स्पर्ट ड्यूरिंग प्यूबर्टी। क्या सिग्निफिकेंस है ग्रोथ स्पर्ट का ड्यूरिंग प्यूबर्टी पे। इट मार्क्स द एंड ऑफ चाइल्डहुड, इट इज अ साइन ऑफ कॉग्निटिव डिक्लाइन, इट इंडिकेट्स रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, इट हैज़ नो सिग्निफिकेंस। तो ग्रोथ स्पर्ट्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी का मतलब है इट इंडिकेट्स रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी।
ठीक है, जिसके लिए गर्ल्स और बॉयज़ में डिफरेंट टाइम हो सकता है। गर्ल्स के लिए 11 साल से हो सकता है, बॉयज़ के लिए 13 साल से हो सकता है। अलग-अलग एज ग्रुप में प्यूबर्टी हिट कर सकती है, बट इसका मतलब है कि अब रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी जो भी बच्चा है, लड़का या लड़की, उनमें आना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है? तो आज के क्वेश्चन क्वेश्चन जो थे वो ज़्यादातर इस तरह के ही रखे थे मैंने। इस तरह के क्वेश्चन भी आपके पूछ लिए जाते हैं, है ना? नेक्स्ट जो लेक्चर्स होंगे उनमें कुछ नए तरह के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।